स्टडी आई8 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण कुमार हीरा आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम वास्तविक समाज अध्ययन के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आने वाले बिहार सीजीएल, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। तो देर ना करते हुए तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अब हम वीडियो को शुरू करें। आज का मेरा पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 31 जनवरी 1601, बी 31 दिसंबर 1600, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1600, ऑप्शन डी 30 मार्च 1610। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। तो अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी गोविंद रानाडे, डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोविंद रानाडे। गोविंद रानाडे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों के वर्ग में नहीं शामिल थे। वहीं इनके बारे में जरा कुछ विशेष से जान लें। गोविंद रानाडे जी ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था। इसका पूना सार्वजनिक सभा का गठन गोविंद रानाडे के द्वारा ही किया गया था 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा का 1867 में इनके द्वारा किया गया था। और वहीं बात करें तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा, तो लाला लाजपत राय जी के बारे में कुछ और जान लें कि लाला लाजपत राय सबसे पहले 1888 के अधिवेशन में भाग लिए थे। 1888 के अधिवेशन में भाग लिए थे, जो ये कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहा था, जो वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है। और इस समय के अध्यक्ष जो थे जॉर्ज जूल थे। और यह पहले जॉर्ज जूल जो थे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने थे जॉर्ज जूल। और ये वहीं बात करें तो इस अधिवेशन में भाग लिए थे। और ये लाला लाजपत राय जब भाग लिए थे और सर सैयद अहमद खान उनका विरोध किए थे, तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1888 के कांग्रेस के अधिवेशन में लाला लाजपत राय अधिवेशन में भाग लेने पर किस नेता ने विरोध किया? तो इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने इनका विरोध किया और कहे कि कांग्रेस ना तो आम लोगों की है ना जनता की है। यह कथन किनके द्वारा भी अगर प्रश्न आए तो यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था लाला लाजपत राय के उपलक्ष्य में। वहीं बात करें तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में वो विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध कहाँ कर रहे थे? तो लाहौर में ये विरोध कर रहे थे। और उसी समय अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स की लाठी से, कुछ इतिहासकार छाती की चोट पर भी कहते हैं कि उनसे लगने, लेकिन एग्जाम में याद रखें कि लाठी के चोट से 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में बस इतना ही। वही आज के तीसरे प्रश्न की बात करें तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ। उनके कौन से परिणाम के बाद घातक सिद्ध हुआ? ऑप्शन ए
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर सहयोग में वृद्धि। ऑप्शन बी, समझौता होने पर कठोरता में वृद्धि। ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ था 1916 के अधिवेशन। 1916 के अधिवेशन से कुछ और बात जान लें कि 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। अंबिका चरण मजूमदार किए थे। और वहीं बात करें तो मुस्लिम लीग का जो कांग्रेस और मुस्लिम का जो समझौता किए थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? ये इसमें जिन्ना और तिलक ने निभाए थे। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी समय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को पूरा कर लिया था और चुनावी उम्मीदवार सिर्फ मुसलमान के ही होंगे। वोट देने का सिर्फ मुसलमान समाज के लोग होंगे, चाहे वो उस जगह पर रहे या ना रहे, चाहे उस जगह पर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी ही क्यों ना हो। अगर उस स्थान पे अगर ये सब धर्म के लोग मानने वाले रह रहे हैं तो वो वोट देने का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ मुसलमानों का होगा। इसी बात पे समझौता हुआ था। वहीं बात करें तो 1916 के कांग्रेस लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक दल और शामिल हुए, तो वो था गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ। ये समझौता कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का है। ये मतलब तिलक को जाता है। इस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने इनका विरोध किया। तिलक को फिर से कांग्रेस में शामिल किया गया था इसी अधिवेशन में। अब पहली बार बात करें 1916, जितना भी हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा चीज, ये 1916 के कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। और इसी में ये अंतिम बात हम बता रहे हैं कि पहली बार सरोजिनी नायडू ने इसी अधिवेशन में हिस्सा ली। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ऑप्शन ए, लॉर्ड वेवल, बी, लॉर्ड वेलिंगटन, सी, लॉर्ड लिनलिथगो, डी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था। वहीं बात करें आज के पांचवें प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। ऑप्शन ए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बी, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन डी, ब्रिटिश एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। वहीं आज के छठे प्रश्न की बात करें, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। ऑप्शन बी, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन डी, इसने भारतीय पुलिस सेवा और इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की थी कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीयों की तुलना में वेतन और भत्ता अधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में साइमन कमीशन की सिफारिश हुआ था उसमें ऑप्शन सी ही सुटेबल है, क्योंकि इसी समय इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका उन्मूलन का सुझाव दिया था। वहीं बात करें आज के 7वें प्रश्न की, तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? ऑप्शन ए, लेबर पार्टी, बी, कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी, निर्दलीय, डी, लिबरल पार्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी
लिबरल पार्टी के टिकट से ये चुनाव जीते थे दादा भाई नौरोजी, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में ये चुने गए थे। ये पहले भारतीय थे। वहीं बात करें तो दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो कांग्रेस का जो गठन हुआ था तो उसमें दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नाम परिवर्तित कर दिया गया था। ये दादा भाई नौरोजी की ही अनुशंसा है। कांग्रेस का पहले का नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और उसी समय बात करें तो ये जो नाम लिया गया था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका मतलब ये कहाँ से बताए थे, इसके बारे में ये उनके द्वारा बताया कि कांग्रेस का जो अर्थ बताए थे कि कांग्रेस शब्द जो है अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया था कांग्रेस का मतलब होता है, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। इंग्लिश में बात करें तो एक ग्रुप ऑफ पीपुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, और पहले सचिव A.O. ह्यूम थे। और उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस का जो गठन किया गया था इसके बारे में जानें कि कांग्रेस का जो गठन का उद्देश्य था वो पहला जो था उसमें कुछ 4 महत्वपूर्ण है जो उसका उद्देश्य था। पहला ये था कि विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना था, राष्ट्रीय एकताओं का विकास करना था, और भारतीय जनमानस की समस्याओं पर विचार विमर्श और समाधान करवाना था, और भारतीय और अंग्रेजों के बीच संबंध को मधुर करना था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न की बात करें तो भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी नरसिंहगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था। वहीं 90वें प्रश्न की बात करें तो ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी रुद्रदामन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। वहीं बात करें तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? 10वें प्रश्न की बात कर रहे हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? ऑप्शन ए एवरियोनिपस, बी ईशोनिपनिषद, सी कठोर उपनिषद, डी मुंडिको उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते संग्रहित है। वहीं बात करें 11वें प्रश्न की, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से? ऑप्शन ए महायान, बी हीनयान, सी ब्रजयान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महायान। महायान शाखा से महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है। वहीं बात करें 12वें प्रश्न की तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ऑप्शन ए दीवाने खास, बी दीवाने आम, सी इबादत खाना, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। वहीं बात करें 13वें प्रश्न की, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में
विख्यात थे? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकबर। अकबर के शासनकाल में बैजू बावरा और तानसेन सुविख्यात थे। वहीं 14वें प्रश्न की बात करें, न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मैक्सिको, डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैंसल पोर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात पोर्ट है। वहीं बात करें आज के 15वें प्रश्न की, देशांतर दिशाओं के संबंध में कौन सही है? ऑप्शन ए ये अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। ऑप्शन बी इसकी संख्या 180 है। ऑप्शन सी देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। डी देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, माफ कीजिएगा। वहीं बात करें उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों को सही अनुक्रम कौन सा है? आपको ये बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी पहाड़ियां हैं। ऑप्शन ए नन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी, जवादी पहाड़ियां, अन्नामलाई। ऑप्शन बी अन्नामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और नल्लामलाई पहाड़ियां। ऑप्शन सी नल्लामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। ऑप्शन डी अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां और नल्लामलाई पहाड़ियां। तो इसमें आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर इसको क्रम में मतलब करना है, सजाना है इसको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नन्नामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। वहीं बात करें 17वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने में प्रख्यात है? ये एवरग्रीन क्वेश्चन है बीपीएससी का, और बिहार से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होंगे इस क्वेश्चन को जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं। ऑप्शन ए महानदी, बी कोसी, सी दामोदर, डी गंडक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोसी। कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने में प्रख्यात है। वहीं 18वें प्रश्न की बात करें तो किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा में होने का अनुवर्क हो जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ लेटेराइट, बी मरुस्थलीय बालू, सी लेटेराइट, डी रेगुलर काली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लेटेराइट। लेटेराइट मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा में होने के कारण अनुवर्क हो जाती है। वहीं बात करें 19वें प्रश्न की, तो प्रकाश के स्तंभ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन बी यह एक कण प्रकृति है। ऑप्शन सी यह ऊर्जा का एक रूप है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रकाश के स्तंभ में उपयुक्त सभी जो है वो सत्य है, क्योंकि यह एक विद्युतीय चुंबक है, ये भी सही है। ऑप्शन एक भी सही है। यह एक कण प्रकृति, ये भी सही है। ऑप्शन सी यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त में सभी सही है। वहीं बात करें 20वें प्रश्न की, तो बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए किण्वन, बी अपचयन, सी हाइड्रोजनीकरण, डी मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किण्वन। किण्वन जो है बायोगैस संयंत्र है। वहीं बात करें 21वें प्रश्न की, तो एक वर्ग से ऊपर नीचे की ओर जाने वाले परमाणु का आकार ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है,
सी वही रहता है, डी का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अगर कहीं आंसर गलत हो तो आप कमेंट में बताएंगे, और ये हम कैसा वीडियो ला रहे हैं इसके बारे में भी आप रिव्यू कमेंट के माध्यम से देंगे, और आगे किन किन टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप ये कमेंट में बताएंगे। आज के 22वें प्रश्न की बात करें तो वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूलकण, सी हीलियम, डी जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धूलकण। धूलकण वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। वहीं बात करें 23वें प्रश्न की किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। ऑप्शन ए -1, बी -2, सी 1, डी 0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0। 0 किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होता है। वहीं बात करें हम तो सर्व विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक, बी चांदी यौगिक, सी आयोडीन यौगिक, डी क्लोरीन यौगिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक। स्वर्ण यौगिक सर्व विषरोधी सुई का एक यौगिक है। वहीं बात करें 25वें प्रश्न की बिहार के उत्तरी मैदानों के पूर्वी भाग की जलवायु है। ऑप्शन ए आर्द्र, बी शुष्क, सी आर्द्र शुष्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्द्र। बिहार के उत्तरी मैदानों के पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र है। वहीं बात करें हम 26वें प्रश्न की तो जैव सेल क्या है। ऑप्शन ए कोयला, बी एलपीजी, सी प्राकृतिक तेल, डी पेट्रोल। तो जैव सेल एक कोयला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वहीं 27वें प्रश्न की बात करें याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, बी सेरेबलम, सी स्पाइनल कोड, डी सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेबलम जो ब्रेन में होता है उसी से ये संबंधित है। वहीं बात करें 28वें प्रश्न की एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। ऑप्शन ए डोडो, बी आर्कियोप्टेरिस, सी राजहंस, डी माउसबर्ड। इसका राइट आंसर है आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। वहीं बात करें 29वें प्रश्न की मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। वहीं बात करें 30वें प्रश्न की तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अमीटर, बी वोल्टमीटर, सी धारा नियंत्रक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वोल्टमीटर। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं बात करें 31वें प्रश्न की तो और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ऑप्शन ए संसद, बी केवल लोकसभा, सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। वहीं बात करें तो 32वें प्रश्न की प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। वहीं 33वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से, बी भारत के प्रधानमंत्री के अनुमोदन से, सी भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से, डी भारत की संसद के अनुमोदन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत की संसद की अनुमोदन से। वहीं 34वें प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, बी जापान के संविधान से, सी जर्मनी के संविधान से, डी ब्रिटेन के संविधान से। तो इसको आप कमेंट में बताएंगे कि ये 34वें प्रश्न है, भारत के संविधान विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लेगा, इसको आप कमेंट में बताएंगे। लास्ट में हम इसका आंसर बता देंगे आपको। आज के 35वें प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 12, बी भाग 16, सी भाग 18, डी भाग 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भाग 20। ऑप्शन डी भाग 20 भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में उल्लेख किया गया है। वहीं 36वें प्रश्न की बात करें सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है। आपको ये बताना है कि वो किससे मिला हुआ है। तो ऑप्शन ए सूची ए का भाषा का उल्लेख, बी दल बदल के निरोध अधिनियम, सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी भूमि सुधार एवं अधिग्रहण। आपको एक से मतलब बताना है किससे है। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं, इसका भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। वहीं बात करें दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में शामिल है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह 11वीं अनुसूची में शामिल है। अब भूमि सुधार अधिग्रहण यह 9वीं अनुसूची में है। वहीं 37वें प्रश्न की बात करें तो 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, बी लॉर्ड मैकाले, सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 का अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। वहीं इनके बारे में कुछ और भी जान लें। इसी समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था और मैकाले द्वारा कानून वर्गीकरण भी किया गया था। कानून को वर्गीकरण किया गया था। इनके बारे में बस इतना ही। वहीं बात करें आज के 38वें प्रश्न की, निम्न में से कौन सा औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए लाल क्रांति, बी नीली क्रांति, सी गुलाबी क्रांति, डी गोल्डन क्रांति। तो इसका राइट आंसर है गुलाबी क्रांति जो है औषधि
नीली क्रांति जो है औषधि प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति। वहीं 39वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए IMF और WTO, बी विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, सी IMF और विश्व बैंक, डी WTO और GATT। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक, जिसको ये दो ऐसे संस्थान है जिसको ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। वहीं 40वें प्रश्न की बात करें, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वहीं बात करें 40वें प्रश्न की, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, बी 1949 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी, डी 1969 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1949 ईस्वी। 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और हाल ही में एक इसी से RBI से रिलेटेड क्वेश्चन था कि RBI का गठन कब किया गया था। तो इसको आप कमेंट में बताएं कि RBI का गठन कब किया गया था। ये पटना लॉ कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। वहीं 41वें प्रश्न की बात करें तो हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? ऑप्शन ए VD सावरकर, बी KB हेडगेवार, सी VS मुंजे, डी MS गोलवलकर। तो इसका अभी हाल फिलहाल में ही VD सावरकर का विवाद है, तो उसी से ये संबंधित प्रश्न कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किससे था। तो 41वें प्रश्न का जो आंसर है वो हिंदू राष्ट्र का जो विचार था वो VD सावरकर से प्रभावित था। और इन्हीं के द्वारा VD सावरकर ही तो द्वारा 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इन्हीं के द्वारा कहा गया। वहीं 42वें प्रश्न की बात करें तो भारत में आय कर है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष और अनुपातिक, बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, सी अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, डी अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। तो 42 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ऑप्शन बी, भारत का जो आय कर है वो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। वहीं 43वें प्रश्न की बात करें तो कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपको कमेंट में बताना है केरल और कर्नाटक और उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है, कमेंट में बताइएगा। वहीं आज के 44वें प्रश्न की बात करें, हिमानी उत्तम पूरब का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए कबड्डी, बी मल्लखंब, सी तलवारबाजी, डी कुश्ती। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है मुल्खम से हिमानी उत्तम पूरब का संबंध है। और इसके बारे में भी बताइए क्या ये आंसर सस्पिशन क्या ये सही आंसर है कि नहीं। वहीं 45वें प्रश्न की बात करें, निपख आंदोलन के प्रेरिता थे? ऑप्शन ए चैतन्य, बी ज्ञानेश्वर, सी दादू दयाल, डी नामदेव। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता ऑप्शन सी दादू दयाल थे। वहीं बात करें 46वें प्रश्न की, दरकमा सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए ग्रीक, बी शक, सी सीथियन, डी कुषाण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीक के द्वारा द्रकमा सिक्का चलाया था। वहीं 47वें प्रश्न की बात करें तो बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है ऑप्शन ए खादर, बी उर्वरा, सी रेगुर, डी उसरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खादर।
बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जवाब जो मिट्टी के कारण की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। वहीं 48वें प्रश्न की बात करें, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। ऑप्शन ए हेलोक्लाइन, सी थर्मोस्फियर, सी थर्मोक्लाइन, डी हेलिस्फियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्मोक्लाइन, जो समुद्री सीमा में जहां तेजी से तापमान को कम होता है। ऑप्शन सी इसका होगा राइट आंसर। वहीं 49वें प्रश्न की बात करें, बेसल मापदंड संबंधित है। ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से, बी कर से, सी पूंजी बाजार से, डी बीमा क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग क्षेत्र से बेसल मापदंड संबंधित है। वहीं आज का 50वां और अंतिम प्रश्न की बात करें, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए जॉर्ज मिशेलेट, बी ओलिवियर गोल्डस्मिथ, सी फ्रेडरिक एंगरेस, डी अर्नोल्ड डाइवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्नोल्ड डाइवी ने इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द प्रयोग किया गया था। एंड ये मेरे लिए आज ये अंतिम प्रश्न था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।